के साथियों को बधाई देता हूं, आगरा अलीगढ़ मंडल के जो हमारे साथी हैं और उन मंडलों में जो तमाम जिले हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं आगरा के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों को। बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, बहुत हिम्मत बढ़ाई, बहुत ताकत दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था कि कार्यक्रम का स्थान बदल गया था, तो स्थान बदलने के बावजूद साथियों बड़ा खेद है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से नेटवर्क इश्यू हो गए, तो इस वजह से आपसे बात बीच में कट गई थी। तो मैं पुनः शुरू करता हूं कि आगरा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और मैं दिल से आपको बधाई देता हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अपने सभी साथियों को। जो अनुसांगठनिक हमारे संगठन हैं, चाहे वो लीगल सेल हो, भाईचारा संगठन हो, तमाम हमारे साथियों ने, किसान मोर्चा, सब लोगों ने मेहनत की, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और जब आप लोगों ने अच्छी कार्यक्रम करा दिया है तो कन्नौज की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि कन्नौज वाले अपने कार्यक्रम को और अच्छा कराएं। तो 4 तारीख को जो कार्यक्रम है वो कन्नौज में है, कसावा खेलकूद मैदान, छिबरामऊ, कन्नौज। 4 फरवरी को आपसे मुलाकात होगी कन्नौज में, और मैं आशा विश्वास करता हूं कि उस मंडल के सभी साथी आने वाले दिनों में जी जान से जुटेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने योगदान को मजबूत करेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण था वो आज के लिए यही था कि कन्नौज छिबरामऊ में जो कार्यक्रम है कसावा मैदान में, खेलकूद मैदान में, उसको आप लोग वहाँ की टीम के साथियों को मैं मनोबल बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करके अपने कार्यक्रम को मुजफ्फरनगर, आगरा और हरदोई में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बराबर लेके जाना है। इसलिए आपको अब से ज़्यादा मेहनत करनी है, इस बात को मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जब मैं कन्नौज में आऊँ तो मैं वहाँ से भी यही कहूँ कि यहाँ के साथियों ने भी मेहनत करके अपने आप को और ये दिखा दिया पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को कि यहाँ इस मंडल के जो लोग हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस पूरे ही तीनों मंडल के साथियों को, पदाधिकारियों को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे गांव के अध्यक्ष से लेके जिले के लोग, नेता, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के जो वहाँ साथी रहते हैं, नेशनल कमेटी के, उन सबको मैं कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करके बड़े मजबूत कार्यक्रम को कराने के लिए कमर कसें। ऐसे ही मैं आजाद समाज पार्टी के भी तमाम अनुसांगठनिक जो संगठन है उनको, भाईचारा कमेटियों को, युवा मोर्चा को, मेन पार्टी के संगठन को, सबको ही कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस लें। अब साथियों, महत्वपूर्ण बात जो है जिसका आपको पता होना चाहिए, साथियों, सरकार ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है और वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समाज है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखता है। उनको मानने वाले लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। उनकी बड़ी आबादी कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है
राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में बहुत बड़ी आबादी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बिहार में है, झारखंड में है। एक बड़ी आबादी है जो उनको मानती है और उनके विचारों पे। महाराष्ट्र में है, इवन तेलंगाना में भी और कोलकाता में भी, बंगाल में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। और दुनिया में के बड़े बड़े देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप कंट्रियों में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। उनके गुरुघर बने हुए हैं। अभी इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरुजी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग को इस तरह की घोषणा वगैरह करके जो है कोशिश करो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन ये अच्छा नहीं। मैं आपको चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए और आप एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरुजी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। ये स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता, उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए। और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में किस तरह जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है
ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। आपको चाहिए कि आप विचार गोष्ठी रखें, उनके विचारों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करके जो है मानवतावादी राज और मानवतावादी बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, इस बात को अपने मन में धारण करके आपको मानवता की बात करते हुए अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने जो सामाजिक रूप से जो लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हमें जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पर चलना चाहिए और इस देश को बेगमपुरा राष्ट्रीय जो बने, बेगमपुरा का मतलब बिना गम का राज, बेगम, बिना गम का राज, किसी की जिंदगी में वो किसी भी जाति धर्म का कोई गम ना रहे, इस तरह के राज की कल्पना जो रविदास जी महाराज कर गए, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब जो एक और बहुत महत्वपूर्ण वो है विषय, वो है जो आपको सुनना समझना है, वो है यूजीसी के नए नॉर्म्स जो आए हैं, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई। और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है, लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों को करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है, वो उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जातीय पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो जातंकवादी हैं, उनको इस बात की पीड़ा है कि अब जो हम शोषण, जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे, ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है, क्योंकि डर उसे लगेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना, उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा, जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा, जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है, उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है, उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से ही उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है, और इसमें बहुत सारे लूप होल है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या चीजों को हम लोग उसकी मान्यता में लाओगे। और इसमें आपने जोड़ दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को, दिव्यांग जन बच्चों को। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका आप जिक्र करें, तो EWS के अकॉर्डिंग जो है अंडर में, वो तो सारे स्वर्ण जाति के। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कानून स्वर्णों के विरोध में? अब हमारे लोग इतने बेवकूफ नहीं रहे कि आप उनको कुछ भी पढ़ा दो और वो लोग पढ़ने लग जाएं। ये जो विरोध है ये सब पॉलिटिकल विरोध है, और ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको हालात बताता हूं। 45 केंद्रीय विद्यालय हैं देश के अंदर। उन 45 में से सरकार ने कितना सामाजिक न्याय किया है, इसका उदाहरण ये है कि 45 में से एक ST के वाइस चांसलर हैं, एक SC के वाइस चांसलर हैं, और 5 OBC वर्ग के वाइस चांसलर हैं, जिनकी आबादी 85% है। उनके 7 कुलपति हैं और 38 स्वर्ण जाति के वाइस चांसलर हैं। आप मेरी बात को गलत समझे तो आप इसको चेक करा लें। दूसरा, 80% बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के बच्चों का, पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का। और
83% का बैकलॉग है एसटी के बच्चों का इन्हीं पोस्टों में, और 64% का बैकलॉग है एससी के बच्चों का, एससी के प्रोफेसरों का, असिस्टेंट प्रोफेसरों का, एसोसिएट प्रोफेसरों का। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां बैठता हूं वेलफेयर कमेटियों की मीटिंग में और तमाम जो है कमेटियों की मीटिंग में, मैं देखता हूं मेरे पास रिकॉर्ड में आते हैं, मेरे एप्लीकेशन आते हैं। कोई ऐसा सेंट्रल पीयूसी नहीं है जहां के लोगों को, जहां के अधिकारियों से हमें बात ना करनी पड़ती हो कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, डीओपीटी गाइडलाइन को फॉलो करो, रोस्टर को फॉलो करो। कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें बैकलॉग ना हो, जिसमें जितनी संख्या में सरकारी एम्प्लॉय, उससे ज्यादा एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी के आउटसोर्सिंग के जरिए ना रख रखे हों कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। ये आपके सामने है। और आप बच्चों की बात करें, अधिकारी कर्मचारियों के हाल देखिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप किस तरह शोषण करते हो। मैं बताना चाहता हूं देश को कि आप शोषण किस तरह करते हो। आप शोषण करते हो जैसे पूरन सिंह आईपीएस जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है जो हरियाणा के आईपीएस थे, एडीजीपी रैंक के। आप बच्चों की बात करते हो, उनको न्याय दिला दोगे। एडीजीपी रैंक के हमारे आईपीएस पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा कि जातीय भेदभाव के कारण मेरे साथ ये हुआ, तो वो मर गए, लेकिन उस परिवार के ने जिनके खिलाफ एफआईआर कर दी, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये आपके सामने है उदाहरण कि तब नहीं। आप बच्चों की बात करें, और बताता हूं, एक हमारी बिटियां हैं टीना ढाबी, जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पे, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति, आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है, हमारे बच्चे मरते रहेंगे?